हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम AWT के कंपोनेंट्स को और डाटाबेस के साथ जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा AWT को हम यूज़ करते थे, हमने पढ़ा है ये GUI डिज़ाइन करने के लिए, और डाटाबेस कनेक्टिविटी यानी JDBC का हम यूज़ करते हैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अपने एप्लीकेशन को कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ मान लेते हैं अगर आपने एक GUI बना ली, तो हम कैसे उस GUI के डाटास को, जैसे यहाँ पर मेरा एक टेक्स्ट फील्ड है, उसमें मैंने यहाँ पर 3-4 टेक्स्ट फील्ड है और एक सबमिट बटन है। तो यहाँ पर मेरा कोई सबमिट बटन होगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड एरिया में मैं कुछ लिखूँगा टेक्स्ट एरिया में। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा और सबमिट बटन जब मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जितने भी डाटास है वो हमारे डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए, और डाटाबेस में स्टोर कहाँ होगा? आपके टेबल में। तो जब हम एक एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको पता है कि डाटास को स्टोर करने के लिए हमारे पास डाटाबेस है, और डाटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है हमारे अपने एप्लीकेशन के साथ। और डाटाबेस में जैसे मान लेते हैं यूनिवर्सिटी का अगर कोई डाटाबेस है, तो स्टूडेंट का टेबल अलग होगा, टीचर्स का अलग होगा। ठीक। तो इनमें हमें अलग अलग से डाटा को स्टोर करना है। तो जैसे अगर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का एग्जांपल ले लें, उसमें अगर स्टूडेंट कुछ भरे तो वो स्टूडेंट के डिटेल्स में स्टूडेंट टेबल पे स्टोर होना चाहिए। तो कैसे हम अपने AWT को डाटाबेस से कनेक्ट करें? तो जैसे आपको पता है GUI कंपोनेंट्स, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सिंपल ले सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। नाउ काम हमें क्या करना है कि एक्चुअल जो हमारा वर्किंग है वो सबमिट बटन पे है। सबमिट बटन पे जो हम इसका इवेंट हैंडल करते थे, एक्शन परफॉर्म्ड एक हम मेथड लेते थे। जब हम एक्शन लिसनर को डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमारे पास एक्शन लिसनर में एक एक्शन परफॉर्म करके एक मेथड था। तो इसके अंदर हमें जो भी काम है वो इसके अंदर ही करना है, क्योंकि जब एक्शन होगा, जब मैं इस सबमिट बटन या सेव बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जितने हमने डाटास, जो हमने टेक्स्ट या कुछ लिखा हुआ है, वो सारे सेव होना चाहिए। और सेव होने के बाद एक क्यूरी हमें रखना है। क्यूरी मीन स्टेटमेंट हमें रखना है। वो हमने पढ़ा हुआ है कि क्यूरी को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट्स है जो आपने पढ़ा हुआ है। सिंपल स्टेटमेंट होगी, प्रीपेड स्टेटमेंट होगी, और कॉलेबल स्टेटमेंट होगी। इन तीनों को यूज़ करके, यानी क्यूरी को एग्जीक्यूट जब हम करेंगे, जब इनमें कुछ होगा तो इनके वैल्यूज़ को लेके किसी टेबल में ले जाना है, तो हमें स्टेटमेंट को यूज़ करके एक क्यूरी डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इस क्यूरी को भी यहाँ पर होना चाहिए, इस एक्शन परफॉर्म, क्योंकि जब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो ये क्यूरी भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक। तो यही चीज़ हम करेंगे। एक तो ये सेव कर लेगा। सेव कैसे करेंगे? हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे उसको एक स्ट्रिंग में सेव करते जाएंगे, कि इसको अलग से एक स्ट्रिंग में, इसको अलग से स्ट्रिंग में, इसको अलग से स्ट्रिंग में, अलग से स्ट्रिंग में। और इन स्ट्रिंग में जितने भी वैल्यूज़ हमने स्टोर किया, इस स्ट्रिंग को मैं पास करूँगा क्यूरी के वैल्यूज़ के आगे। वो हमने देखा था कि कैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम उसके पैरामीटर इंडेक्स के साथ उसके एक वैल्यू देते हैं, वो कैसे लेता है। या हम सिंपली एग्जीक्यूट करते वक्त वैल्यूज़ के बदले हम जो भी जहाँ पर इसको सेव किया है उसका वेरिएबल पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, तो वो उसको ऐसे लेगा। तो एक यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है। अगर मैं इसको लाइव कोड करता तो बहुत टाइम लगता, तो इसको मैंने पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि हमें पहले तो डाटा को स्टोर कराना है, फिर डाटाबेस से रिट्रीव भी कराना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डाटा का एप्लीकेशन में डाटास होता है वो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो उसको डाटाबेस से फिर से रिट्रीव करना अपने AWT या GUI कंपोनेंट में, अपने GUI में, और GUI से स्टोर कराना डाटाबेस तक। तो ये दो चीज़ें हो गए, एक तो डाटा को भी फैच करना और दूसरा डाटा को स्टोर करना। तो ये पहला एग्जांपल अगर हम देते हैं, ये मैंने डिज़ाइन किया है सिर्फ हमारे डाटास को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फ्रेम लिया हुआ है मैंने, और 4 लेबल्स यूज़ किए हैं। और लेबल्स का मैंने कोर्स आईडी, कोर्स नेम, क्योंकि जो मैं अभी टेबल यूज़ कर रहा हूँ, जो टेबल यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने यूनिवर्सिटी के जो
पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे वही टेबल है मेरा यूनिवर्सिटी डाटाबेस का। तो उसमें 1 2 3 4 मेरे कॉलम नेम है। तो इन्हीं के अंदर मुझे क्या करना है, डाटा सेव करना है। तो फिलहाल यहाँ पर 9 टेबल है, तो हम 10 पे जो हम वैल्यू देंगे वो यहाँ से हमारे अपने AWT कंपोनेंट से देंगे जब हम इसको रन करेंगे। तो उसके कॉलम के हिसाब से मैंने यहाँ पर लेबल रखे हुए हैं। लेबल आपको पता है कि कुछ भी अगर टेक्स्ट दिखाना हो वो हम लेबल का यूज़ करते हैं। तो कोर्स आईडी हमें दिखाई देगा, ठीक, एक कोर्स नेम दिखाई देगा, एक कोर्स ग्रेड एंड कोर्स डिटेल। ये मेरे 4 कॉलम है टेबल के। तो इनको मैंने एज एन लेबल, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। और हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, कुछ टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें, क्योंकि उन लेबल के कोर्स आईडी के आगे एक टेक्स्ट फील्ड खुलूंगा और कोर्स आईडी, इससे पता चलेगा कि कोर्स आईडी के अंदर आपने जैसे 10 डालना है, 11 डालना है या कुछ भी डालना है उसका आईडी, वो हम इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर देंगे, ठीक। दूसरा टेक्स्ट फील्ड रखा मैंने कोर्स नेम के लिए, तीसरा टेक्स्ट फील्ड रखा मैंने कोर्स ग्रेड के लिए और चौथा टेक्स्ट फील्ड रखा मैंने टीचर के लिए। तो यहाँ पर 4 लेबल और 4 टेक्स्ट फील्ड रखे, ठीक। उनको एक पैनल पे और पैनल को मैंने लास्ट पे फ्रेम पे ऐड कर दिया। ये तो आपको पता है कि किस तरह से हम ऐड करते हैं, ये हमने GUI में पढ़ा हुआ है। नाउ यहाँ पर जो बात हुई हमें वो है पब्लिक एक्शन परफॉर्म, एक्शन लिसनर को। तो मैंने क्या किया, बटन एक लिया, यहाँ पर बटन B इजकल टू न्यू बटन, और उसका ये टाइटल है सेव, ताकि बटन पे हमें सेव दिखे, और उसमें मैंने एक एक्शन लिसनर ऐड कर दिया है। तो आपको पता है कि एक एक्शन लिसनर ऐड करने के बाद क्या होता है कि ये E के पास अभी जो E के एक्शन लिसनर का जो एक्शन इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास किसका ऑब्जेक्ट होगा, बटन का। ना जितने भी एक्शन परफॉर्म करेगा यहाँ इसके अंदर, वो सारा सेव बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्शन परफॉर्म करेगा। ना यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 स्ट्रिंग लिया है मैंने। इन स्ट्रिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, वो हम अभी बताते हैं। कि जो टेक्स्ट 1 है यानी पहला वाला टेक्स्ट है, उस पे जो भी टेक्स्ट एरिया पे जो भी आप लिखोगे वो उससे गेट करना है क्या, टेक्स्ट, यानी उस पे जो भी लिखा हुआ है, और उसको कहाँ स्टोर करना है, स्ट्रिंग में, CID में एक स्ट्रिंग है। उसी तरह दूसरे टेक्स्ट एरिया में जो भी आपने लिखा है उसको स्टोर करना है C नेम में, C ग्रेड, इसी तरह तीसरे में और चौथे में। यानी कि जो भी टेक्स्ट एरिया में हम लिखेंगे वो स्टोर होगा इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस में, स्ट्रिंग में। अब इन स्ट्रिंग का कब यूज़ करेंगे, हम क्यूरी के अंदर यूज़ करेंगे। ना यहाँ तक आपको पता चला। इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिखेगा। तो इसको एक बार रन करते हैं, ये देखो। तो कोर्स आईडी इसके अंदर मैं जैसे 10 डालूंगा तो ये कोर्स आईडी वाले यहाँ से गेट करेगा, कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग स्टोर होगा यहाँ पर 10 वाला, कहाँ, CID में, ठीक। और दूसरा वाला जैसे कोर्स नेम था वो स्टोर होगा C नेम वाले स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर जितने भी हम डाटा डालेंगे और जो ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारे स्ट्रिंग के अंदर इन 4 टेक्स्ट फील्ड के डाटास को ये स्टोर कर लेगा। इतना तो आपको पता ही है, हमने क्योंकि पहले ही पढ़ा हुआ है। मैंने क्या किया है, बटन पे एक्शन लिसनर डाल दिया है, और जो ही बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, एक तो ये चारों स्ट्रिंग में डाटा स्टोर होगा, अब इनके पर्टिकुलर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एंड टेक्स्ट 4 से यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक, इन स्ट्रिंग में। अब हमें पता है कि हमें कनेक्शन चाहिए, इनके वैल्यूज़ को हमें डालना है कहाँ, आप डाटाबेस पे, ठीक। ये तो आपको पता है कि कनेक्शन बनाने के लिए पहले तो URL चाहिए, दूसरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड अगर आपका पासवर्ड है तो यहाँ पर पासवर्ड आएगा। मेरा पासवर्ड नहीं रखा है मैंने, यूज़र नेम मेरा रूट ही है, और डाटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि किस तरह से हम कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन बनाई, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट तैयार किया मैंने ST करके, और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एक डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपडेट। आपको पता है पहले तो हम एग्जीक्यूट क्यूरी करते हैं, फिर एग्जीक्यूट अपडेट भी करते हैं। हम सिंपली यही से अपडेट कर सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कोर्स, यानी कोर्स वाले टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, और उनके वैल्यूज़ क्या है, CID। और ये CID कौन सा है, जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर किया है। यानी आप जो भी इसमें डालोगे वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
इसी स्ट्रिंग को इसने लिया, एक सी आई डी, हमारा 4 कॉलम है, सी आई डी, सी नेम, सी ग्रेड, सी टीचर, उनके बदले सीधे मैंने ले लिया ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़। और इन स्ट्रिंग में वैल्यूज़ कहाँ से आ रहा है, जो हम टेक्स्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 4 टेक्स्ट एरिया है और 4 टेक्स्ट एरिया में जो भी हम लिखेंगे, जो ही मैं सेव करूंगा तो गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ उसको स्टोर कर देगा सी आई डी में, सी नेम में, सी ग्रेड में और सी टीचर में। अब जो भी इनके पास डाटा है वो मैंने दे दिया कहाँ पर, वैल्यूज़ के बदले एसक्यूएल के कमांड में। अब एसक्यूएल कमांड इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज़, और वैल्यूज़ कौन कौन से हैं वो हमें पता है कि टेबल के कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, सी आई डी, सी नेम, सी ग्रेड, सी टीचर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सी आई डी के बदले सी आई डी स्ट्रिंग, सी नेम, सी ग्रेड एंड सी टीचर, ये चारों जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, इनका जो भी वैल्यू है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं किस में, कोर्स में। और साथ में एक यहाँ पर जे ऑप्शन पेन ले रहा हूँ, ये क्या करेगा, हमें सक्सेसफुल एक मैसेज देगा अगर हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है तो ये जे ऑप्शन है, ये स्विंग के अंदर होता है, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि बाकी सारा AWT के अंदर है। ठीक, फिर हमने कनेक्शन को बंद कर लिया। और आपको पता है कि हो सकता है आपके कनेक्शन में क्या हो, SQL थ्रो करे आपका, क्योंकि अगर यहाँ URL पे कुछ एरर आ जाए तो MySQL का ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसी को कैच करने के लिए हमने यहाँ कैच डिज़ाइन किया है। और ये सारा कैच तक हमारा एक्शन लिसनर के अंदर है, क्योंकि ये सारा परफॉर्म होगा कब, जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक, तो सिंपल ही ये है, आपको यहाँ तक तो आपको पता है कि कैसे यूआई डिज़ाइन करना है। यूआई हमने कुछ इस तरह से बनाया है। तो हमने काम क्या किया है कि जो ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ और सेव बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ है वो हमें टेबल में दिखना चाहिए आपके। उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म, यानी इसके हैंडल सेव बटन पे जो एक्शन परफॉर्म है उसको हैंडल करना है। हैंडल करने के लिए हमने एक्शन परफॉर्म एक फंक्शन लेते हैं, वो आपको पता है। उस फंक्शन के अंदर क्या किया है कि जो ही बटन पे क्लिक करें तो वहाँ पर जितने भी टेक्स्ट है, पहले वाले टेक्स्ट एरिया में, दूसरे तीसरे, वो क्या हो, वहाँ से गेट टेक्स्ट करें हम, और दूसरा इनके स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे, जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया उनमें। अब जो यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट एरिया के अंदर वो सारा स्ट्रिंग में आ गया। और स्ट्रिंग में आने के बाद हमने क्या किया, जब मैं इसका क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ के बदले मैंने स्ट्रिंग का नाम दे दिया। ठीक, और जो ही हम सेव बटन क्लिक करेंगे तो ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, आपके टेबल में। तो हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारा 9 तक है डाटा, तो हम 10 वाला पार्ट डालेंगे, एक आईडी रखेंगे, CID कोर्स का आईडी 10। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको लेआउट नहीं लगाया है। ठीक, तो हम इसको छोटा ही रखते हैं और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। तो कोर्स आईडी के अंदर रखते हैं हम 10। कोर्स का नाम दे देते हैं हम CSS डाल देते हैं। कोर्स का ग्रेड रखेंगे हम 75 और टीचर का नाम रखेंगे हम ASDFG, ऐसा ही करते हैं। और देखना, अब जो ही मैं सेव बटन दबाऊंगा एक ऑप्शन निकल के आएगा डायलॉग बॉक्स जैसा, वो हमें बताएगा कि डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। ये देखो, डाटा इज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली। फिर मैं ओके बटन दबाऊंगा और मैं जाऊंगा अब कहाँ पर, अपने टेबल में चेक करूंगा कि डाटा वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखो 10 पार्ट आ गया, जो अभी हमने डाला था 10, CSS 75, ASDFG टीचर का नाम, और C ग्रेड 75 CSS कोर्स का नाम, और कोर्स का आईडी है 10। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने सीधे यहाँ पर देखना है कि इस तरह इसको आप कैसे डिज़ाइन करोगे। और जो ही सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा, वो आपको पता है कि हमें एक्शन को हैंडल करना है। तो एक हमारे पास एक्शन परफॉर्म करके एक फंक्शन है, उसी के अंदर सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। और एक्शन परफॉर्म यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक है। ठीक, और इसी के अंदर हम कनेक्शन भी बना रहे हैं।
और ये कनेक्शन बनाना तो आपको पता है कि ड्राइवर को हमने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, फिर उसको यूआरएल दे दिया। यूआरएल कौन सा है, आपकी डाटाबेस का यूआरएल। यहाँ पर मेरी डाटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी है, यूज़र मेरा रूट ही है और पासवर्ड मेरा कुछ नहीं है। ठीक, और इससे पहले अगर आपने कनेक्शन बनाया हुआ है तो स्टार्ट कर लेना, वरना दूसरा कनेक्शन आप दोबारा से बना सकते हो। ये हमने पहले क्लास में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया एसटी करके, और एसटी पे मैं एग्जीक्यूट अपडेट डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंसर्ट वाला ऑप्शन एक अपडेटेड ऑप्शन है। अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूट क्यूरी करता, यहाँ पर दो फंक्शन है, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट, दो फंक्शन। यहाँ पर सीधे मैं एग्जीक्यूट अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद टेबल में कुछ अपडेशन होगी, नया डाटा यहाँ पर ऐड होगा, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन एग्जीक्यूट अपडेट वाला फंक्शन लिया है, ना कि एग्जीक्यूट क्यूरी वाला। अगर एग्जीक्यूट क्यूरी वाला यहाँ पर लेता तो यहाँ पर फिर से मुझे लिखना पड़ता st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, दो बार मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता, यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यूरी, यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट। लेकिन मैंने सिंपली यहाँ पर पहले ही एग्जीक्यूट अपडेट को यूज़ करना हूँ। और ये कौन सा क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है कोर्स टेबल में वैल्यूज़ कौन से, जो यहाँ पर स्ट्रिंग हमने सेव किया है, सी आई डी, सी नेम, सी ग्रेड, सी टीचर, ये 4 स्ट्रिंग है। और इनमें जो भी वैल्यू है वो हमारा अब कहाँ आ गया, आपके डाटाबेस में। ठीक, अब हमें चाहिए कि ये जो डाटाबेस में टेबल है वो हमें दिखाना है फिर से अपने AWT पे, यानी GUI में दिखाना है, आपके एप्लीकेशन में दिखाना है। तो उसके लिए हमने दूसरा एक क्लास बनाया है, सेम उसी में डाटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ उसी टेबल पे। तो यहाँ से मैं सारा का सारा डाटा ले रहा हूँ, यानी जितने भी उसके अंदर हैं वो सारा ले रहा हूँ। और हमें पता है कि अगर सिलेक्ट वाला फंक्शन है, सिलेक्ट वाला फंक्शन हमेशा आपको पता है एसक्यूएल में क्या करता है, कुछ हमें वापस करके देता है, एक टेबल, जो कि एक्चुअल टेबल नहीं है बल्कि एक वर्चुअल टेबल है। तो अगर कुछ डाटा फिर से हमें वापस कर रहा है, एक एग्जीक्यूट करने पर, एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करने पर हमें पता है कि रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है हमारे पास। तो रिजल्ट सेट का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से रिजल्ट सेट नाम रखा उसका, और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उस पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, यानी कोर्स में जितने भी डाटा है उसको लेना है हमने। ठीक, और रिजल्ट सेट जब तक इसके ऑब्जेक्ट नेक्स्ट, यानी जब तक इसका ख़त्म नहीं हो जाता, एंड ऑफ द फाइल नहीं हो जाता, उनको हम स्टोर कर रहे हैं फिर से स्ट्रिंग में। और इन्हीं स्ट्रिंग को मैं दिखाऊंगा एक टेबल में किस तरह से, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक फ्रेम लिया है। अब इस बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्विंग का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि स्विंग का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्विंग में AWT से थोड़ा ज़्यादा फंक्शनलिटी है। तो इसके पास, हमारे पास एक टेबल है, जावा टेबल, टेबल के फॉर्म में मैं इसको फिर से दिखा सकता हूँ अपने एप्लीकेशन में। तो जे टेबल आपका स्विंग के अंदर ही है, उसमें नहीं है, AWT में नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्विंग का यूज़ किया है। स्विंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम जे लगाते हैं आगे, क्योंकि इसमें जावा फ्रेम इस तरह से हम लगाते हैं। और इसके जितने भी क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने जावा एक्स पैकेज के अंदर है। तो एक तो जे फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्कोरल पेन, क्योंकि हमने इसको अगर डाटा ज़्यादा हुआ स्कोर करना पड़ेगा। दूसरा एक हम जावा टेबल यूज़ कर रहे हैं, और टेबल का एक मॉडल जिसको हम कहते हैं टेबल के अंदर ही है, डिफ़ॉल्ट मॉडल। ये डिफ़ॉल्ट मॉडल क्या करेगा कि इसको डिफ़ॉल्ट रो को ऐड करता जाएगा। तो सिंपली देखें, एक फ्रेम लिया है जिसका नाम हमने रखा है डाटाबेस रिजल्ट। उस फ्रेम पे एक लेआउट लगा दिया, न्यू फ्लो लेआउट, वो आपको पता ही है किस तरह से हम लगाते हैं, पहले ही हमने पढ़ा हुआ है। साइज हमने 400 रखा है इसका। ठीक, इसको आप 600 बाई 600 भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक टेबल का क्या किया है, एक मॉडल लिया हुआ है। और इस टेबल मॉडल का क्या किया, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, उसका ऑब्जेक्ट मैं किसको पास कर रहा हूँ, जावा टेबल को। ठीक, और टेबल का डायमेंशन यहाँ पर सेट किया कि टेबल कितने साइज का होगा। टेबल के फिल्स व्यू पोर्ट, यानी जो हमें वहाँ पर दिखेगा, उसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक, और फ्रेम पे न्यू जो स्कोरल पेन, यानी ये हमें पता है कि स्कोर हम कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, स्कोर किस पे लगाना है। और उसके ऑब्जेक्ट को टेबल को पास कर दिया, यानी उसके अंदर जो टेबल आएगा उस पे हमने स्कोर, हम उसको आगे पीछे ले जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। अब डाटा मॉडल जो है, यानी टेबल के कॉलम्स के नाम हमें लिखना पड़ेगा।
अपने AWT के अंदर। एक है हमारा कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ग्रेड एंड कोर्स टीचर। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से हम रिजल्ट सेट, क्योंकि वहाँ से कुछ वापस करके दिखाना है तो रिजल्ट सेट लिया। और रिजल्ट सेट क्या कर रहा है, वहाँ से जो डाटा आ रहा है, पहले वाला कॉलम पहले वाले को स्ट्रिंग में ले लिया और एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया, दूसरा भी ले लिया और एक सी नेम वाले स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। और क्या किया मैंने, डाटा मॉडल को यूज़ करके सीधे टेबल पे ऐड एक रो कर दिया उसका। एक तो है CID, यही स्ट्रिंग जो वहाँ से डाटा आ रहा है स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, और स्ट्रिंग को हम किसको पास कर रहे हैं, टेबल के रो को। ठीक, CID, सी नेम, सी ग्रेड एंड सी टीचर। और फ्रेम का विजिबिलिटी ट्रू रखा, क्योंकि जब ये डाटा आ रहा है टेबल में तो फ्रेम दिखना चाहिए। और फ्रेम को फिर से एक बार वैलिडेट कर दिया, यानी दोबारा इसको चेंज जो किया है उसको वैलिडेट कर रहा है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। तो ये देखो, जितने भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने डाला था, वो सारा यहाँ पर आ गया। ये जो यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है आपके एक यहाँ पर जो हमने क्यूरी एग्जीक्यूट किया है, कौन सा वाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जितने भी है कॉलम है उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और ये सिलेक्ट हमें क्या वापस करेगा, एक टेबल वापस करेगा, वर्चुअल टेबल। उसको स्टोर किया रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में, और रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उनके कॉलम को, यानी पहले वाले कॉलम में जो भी डाटा है उसको CID वाले स्ट्रिंग में, सी नेम में, सी ग्रेड में, सी टीचर में यूज़ कर रहा हूँ। और इन स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ किसको, टेबल को। और टेबल क्या करेगा, पहला जो आया वो पहले कॉलम पर जाएगा, कोर्स आईडी जो यहाँ पर दिख रहा है, जो यहाँ पर हमने लेबल यूज़ किया है वो ये वाला लेबल है। ये देखो, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ग्रेड, कोर्स टीचर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, AWT वाला था आपको, या स्विंग अगर आपको GUI आपने डिज़ाइन करना है वो तो सिंपल है। हमारा जो असली काम जो करना है आपको, एक तो यहाँ पर आपने करना है कि कौन सा क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे कि ताकि उसका हमें रिजल्ट मिले। आपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट में जो असाइनमेंट 2 मैंने डाला है उसमें कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं पूरा डाटाबेस उठा रहा हूँ, यहाँ टेबल की जितने भी कॉलम है वो उठा रहा हूँ। आपने यहाँ पर दूसरा कोई, या यहाँ पर कॉलेबल स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कि डाटा में से कुछ ही डाटा आए और उनको दिखा सकते हो आप वहाँ पर। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम यूजिंग AWT डाटा को डाल सकते हैं, AWT को यूज़ करके स्टोर करा सकते हैं डाटाबेस में, और डाटाबेस से कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं अपने डाटाबेस को, रिजल्ट्स को अपने एप्लीकेशन में। तो एक और डाटा हम डाल के देखते हैं यहाँ पर। पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर 11 वाला पार्ट डाल देते हैं हम। यहाँ पर हम रखेंगे फुल स्टैक, इसका हम ग्रेड रखेंगे 200। टीचर का नाम हम कुछ रखते हैं स्मिथ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखो, डाटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, इसको मिनिमाइज करके रखते हैं और दूसरा वाला रन करते हैं एक बार फिर से, रिट्रीव वाला। तो यहाँ पर 11 वाला पार्ट भी आ गया, देखो। अब ये बाकी जो स्पेस दिख रहा है, क्योंकि वो डायमेंशन के हिसाब से दिख रहे हैं। अगर हम डायमेंशन इसका चेंज करेंगे, अब देखो मैं टेबल का यहाँ पर रिट्रीव में जाके टेबल का डायमेंशन चेंज करता हूँ, इसको रखता हूँ 300 बाय 300। अब देखना इस पे जो स्कोरल पेन लगाया वो भी हमें दिखेगा। तो इसको मैं फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। अभी भी बड़ा है इसका, तो फिर से छोटा करते हैं हम, 200 रखते हैं, 200।
100 by 100 करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो स्क्रॉल पेन हमने लगाया था वो आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको 100 by 100 करता हूँ तो जैसे ही आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखाई स्क्रॉल पेन भी आपको दिखाई देगा जो हमने यहाँ पर ऐड किया है। हमने एक स्क्रॉल पेन यहाँ पर ऐड किया था, कहाँ पर, यहाँ पर देखो फ्रेम पे हम ऐड कर रहे हैं स्क्रॉल पेन, ठीक। और फ्रेम पे ऐड हुआ है टेबल भी, तो जितना डाटा बढ़ता जाएगा हमें स्क्रॉल पेन दिखाई देगा, ठीक। इसको फिर से हमने 600 किया है, तो ये देखो ये इस तरह से दिख रहा है। तो अपने असाइनमेंट में आपने कॉपी नहीं करना है, आपने अपना कोई यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट करना है यूजिंग सेलेक्ट। जैसे आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो, उनमें से जो कॉलम वापस आता है तो उसको यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग को यूज़ करके उनमें सेव करना है और इस स्ट्रिंग को पास करना है किसको, डाटा मॉडल को। और डाटा मॉडल क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो डाटा मॉडल दिया है उसने रो को ऐड कर देगा सीधा किस पे, अपने टेबल पे, जो हमने जे टेबल यूज़ किया है यहाँ पर। और टेबल में कौन कौन से, क्योंकि टेबल यूज़ कर रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 टेबल के 4 कॉलम है और 4 कॉलम यहाँ से इसको मिल रहा है CID CNAME जो कि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में डाटा स्टोर करना है हम टेबल से यूजिंग रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, जब तक हमारा नेक्स्ट फंक्शन का एंड ऑफ द फाइल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर रिजल्ट सेट के अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो कर्सर जहाँ पर भी है, अभी आपका जो कर्सर है वहाँ से जितने भी नेक्स्ट है वो एंड ऑफ द फाइल तक जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है प्रीवियस करके। तो प्रीवियस क्या करेगा कि जहाँ से आपका कर्सर पहले था वहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, लोअर केस में प्रीवियस है। और इसी तरह है हमारे पास एब्सोल्यूट करके भी। एब्सोल्यूट क्या करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर आपके रो के पास जाएगा, जिस रो में भी आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर जैसे मैं 3 लगाता हूँ दैट मीन्स रो 3 पे जाएगा हमारे डाटाबेस में, उसका डाटा यहाँ पर वो स्टोर करेगा। लेकिन हमें सारे रोज़ का चाहिए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लिखोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्या करेगा, जब तक एंड ऑफ द फाइल यूज़ नहीं होता